आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की पुस्तक प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत लॉर्ड सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, लॉर्ड सभा के गठन, शक्तियों, कार्यों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड सभा से संबंधित जो प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं लॉर्ड सभा के बारे में। ब्रिटिश संसद में दो सदन है जिन्हें लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के बाद तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा से भी अधिक महत्वपूर्ण सभा थी, किंतु अब स्थिति बदल गई है। लॉर्ड सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा जैसे वंशानुगत संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना अजीब बात है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का दूसरा सदन है, परंतु वैसे यह कॉमन सभा से भी पहले बना। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायी सदन है, यानी जितने भी विश्व के अंतर्गत जो सदन हैं उनमें से सबसे प्राचीन है। यह कॉमन सभा से भी अधिक कुलीन तंत्र तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लॉर्ड सभा कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, परंतु लोकतंत्र का विकास होने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ कम होती गई और कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ती गई। तो ब्रिटिश जो संसद है उसके दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो लॉर्ड सभा पहले शक्तिशाली सदन था, लेकिन कॉमन सभा का उदय होने के पश्चात जो लॉर्ड सभा है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती गई और कॉमन सभा की शक्तियाँ वो धीरे धीरे बढ़ती गई। 1911 के बाद संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ बची। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का पुराना सदन है, और यदि हम इस सदन की बात करें तो विश्व के जितने भी संसद के सदन हैं उनमें सबसे अधिक यह पुराना सदन है। प्रारंभ में लॉर्ड सभा बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोकतंत्र जैसी धारणा बलवती होती गई, वैसे वैसे जो लॉर्ड सभा है उसकी शक्तियाँ भी कम होती गई और ब्रिटिश संसद और दूसरा सदन है कॉमन सभा उसकी शक्तियाँ वो बढ़ती गई। अब देखो लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या बदलती रहती है। नवंबर 2016 में इसके सदस्यों की संख्या 813 है। तो यदि हम करंटली इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो लॉर्ड सभा सदस्यों की संख्या है वो है 813। लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर के होती है और वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। हालांकि लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो कम होती गई और वर्तमान में यह कॉमन सभा से थोड़ी कम शक्तिशाली सदन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लॉर्ड सभा का कोई महत्व नहीं है। यानी लॉर्ड सभा है अब भी ब्रिटिश संसद के अंतर्गत एक प्रभावशाली सदन है। तो लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है वो 813 है और यह इसमें कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर के सदन बनता है और ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं शक्तियों के बारे में। यानी लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको कौन कौन से विशेष अधिकार मिले होते हैं और उनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहले है लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो देखो इसका मतलब है कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो स्वतंत्र होकर के अपनी बात है वो सदन के अंतर्गत रख सकते हैं। क्योंकि उनको बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है और सदन में यह सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना
कर सकते हैं। इतना कुछ करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये एक तरह से राज्यसभा के सदस्यों को एक विशेष अधिकार या विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। दूसरे, सदन के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता, यानी जब संसद का अधिवेशन चल रहा है तो किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है, राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह सम्राट के साथ व्यक्तिगत रूप से जाकर के सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं होता है। तो देखो, अब हम राज्यसभा के सदस्यों के जब विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्यों को प्राप्त है, लेकिन कॉमन सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों को देखो एक अधिकार यह प्राप्त है कि वह सम्राट के साथ पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिल सकते हैं और जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मामला है उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, जबकि यह अधिकार कॉमन सभा के सदस्यों को प्राप्त नहीं होता है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह सदन के किसी भी निर्णय से यदि सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति प्रकट करके उसको सरकारी पत्रिका में भी छपा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा सदस्यों को किसी भी जो ऐसा मामला है जिससे वो सहमत नहीं है तो उस पर वो पूर्ण रूप से अपने असहमति प्रकट कर सकते हैं। अगला विशेष अधिकार ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है, यानी राज्यसभा या ब्रिटेन का जिस तरह से एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है, वैसे यह राज्यसभा ये भी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ही काम करता है। कॉमन सभा द्वारा चलाए गए महाभियोग की राज्यसभा जांच करती है, यानी कॉमन सभा के द्वारा यदि किसी सदस्य पर या किसी अधिकारी के विरुद्ध यदि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है तो राज्यसभा उसकी जांच कर सकती है। कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि संसद का अधिवेशन हो रहा है, किंतु राज्यसभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। तो देखो, अब इस मामले में भी राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार है कि जो कॉमन सभा के सदस्य होते हैं वे अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि संसद का अधिवेशन हो रहा है, किंतु राज्यसभा के सदस्य हैं वो जब सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है तब भी वो अपने अधिकारों का विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार या उनको विशेष सुविधाएं कौन कौन सी प्राप्त थी। अब आता है राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति 3 सदस्यों से हो जाती है। यदि 3 सदस्य हैं तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो सकती है। वर्ष 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति 408 के आसपास रहती है। यदि हम औसत उपस्थिति की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्यों की उपस्थिति है सदन में वो लगभग 408 के आसपास रहती है, यानी लगभग 50% उपस्थिति इसमें रहती है। अब है देखो राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, यानी राज्यसभा को कौन कौन से अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहले आती है परामर्श संबंधी। जब एक कॉमन सभा का विघटन हो जाता है, यानी कॉमन सभा अपने अस्तित्व में नहीं रहती है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में सम्राट या रानी राज्यसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो शक्ति है राज्यसभा को वह है परामर्श संबंधी, यानी जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है, यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, तो जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है, तो इस स्थिति में जब सम्राट या महारानी को यदि सलाह की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में राज्यसभा है वो सम्राट या रानी को परामर्श दे सकते हैं। तो परामर्श संबंधी ये अधिकार है। दूसरा है विधायी शक्ति। सन 1911 ईस्वी से पूर्व राज्यसभा को वित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार थे। किसी भी विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना था। 1911 और 1949 के अधिनियम उन्हें इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया। 1911 के द्वारा अब यह तय हो गया है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए निलंबित कर सकती है। इसका अर्थ ये कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिवेशन में पास हो जाए और फिर यदि उसे अस्वीकार कर दिया जाए तो प्रस्ताव तीसरी बार उस सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर
सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर वो एक अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। अब देखो, इस संबंध में यदि हम देखें तो लाट सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार या शक्ति प्राप्त है। किस संबंध में? विधायी शक्ति, यानी हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण संबंधी यह लाट सभा को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब है कि 1911 के अधिनियम के द्वारा यह तय कर दिया गया कि लाट सभा साधारण विधेयक को 2 वर्ष के लिए निलंबित कर सकती है। तो इसका अर्थ यह था कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिवेशन में पास हो जाए और फिर यदि उसको अस्वीकार कर दे, इसका मतलब वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो अस्वीकृत नहीं होगा, यानी तो ऐसा प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन लाट सभा, यदि लाट सभा के यदि उसको स्वीकृत हो जाए तो और उसके बाद में यदि सम्राट के पास में उपस्थित किया जाएगा तो सम्राट यदि उसको स्वीकृति दे दे तो वो जो अधिनियम है, तो वो जो कानून है वो एक अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। तो विधायी शक्ति के रूप में लाट सभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है। तो हमने परामर्श संबंधी देख ली, उसके बाद में हमने विधायी शक्ति देखी, और अब है वित्तीय शक्तियाँ, यानी लाट सभा को धन संबंधी, वित्त संबंधी कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक केवल कॉमन सभा में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कॉमन सभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक का फैसला कौन करता है? कॉमन सभा करती। लेकिन लाट सभा धन विधेयक को 1 माह से अधिक रोक नहीं सकती। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार लाट सभा को धन विधेयक पर 1 माह की देरी करने का अधिकार है। लाट सभा किसी भी विधेयक को रद्द नहीं कर सकती। तो इस संबंध में हम देख सकते हैं कि लाट सभा को वित्तीय जो शक्तियां हैं वो सीमित मात्रा में है, यानी लाट सभा है वो वित्त विधेयक को, धन विधेयक को कॉमन सभा द्वारा पारित होने से रोक नहीं सकती। वो मात्र केवल उसमें देरी कर सकती है, और वो भी केवल 1 महीने की। अगला है फिर कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही पद से हटा सकती है, लाट सभा नहीं, यानी जो मंत्रिमंडल है वो केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कॉमन सभा उसको पद से हटा सकती है। लाट सभा को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु लाट सभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। लाट सभा अपने उच्च स्तर के वाद विवाद से मंत्रिमंडल को प्रभावित करती है और यह मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना भी कर सकती है। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और उसके पास पर्याप्त समय रहता है। तो अब देखो, कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ क्या है। यदि हम मंत्रिमंडल को पद से हटाने की बात करें तो यह काम केवल कॉमन सभा ही कर सकती है, लाट सभा को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी लाट सभा को कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण शक्ति या अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं? यह मंत्रिमंडल जो सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है लाट सभा के सदस्य, और उच्च स्तर के वाद विवाद कर सकता है, यानी ऐसा करके मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है लाट सभा, और मंत्रिमंडल की जो नीतियाँ हैं उसकी आलोचना भी कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि लाट सभा के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान होता है और इनके पास में पर्याप्त समय भी रहता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ भी लाट सभा के पास में मौजूद रहती हैं। यानी मंत्रिमंडल को पद से हटा नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है। मंत्रिमंडल की जो सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछ सकती है, उनसे वाद विवाद कर सकती है, और जो कार्यपालिका संबंधी जो निर्णय हैं उनको वो प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और उनके पास में पर्याप्त समय भी रहता है। फिर है देखो न्यायिक शक्तियाँ। लाट सभा को न्यायिक क्षेत्र में कॉमन सभा की तुलना में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थी। अक्टूबर 2009 तक लाट सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, और यह कार्य 9 न्यायिक लॉर्ड्स के द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था। संवैधानिक अधिनियम 2005 के भाग 3 के अंतर्गत ब्रिटेन में अक्टूबर 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसे लाट सभा द्वारा पारित किए जाने वाले न्यायिक कार्य स्थानांतरित कर दिए गए। तो देखो, पहले क्या था
पहले न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत लाट सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन 2005 के अंतर्गत उसमें थोड़ा अक्टूबर 2009 में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जो न्याय संबंधी कार्य पहले लाट सभा करते थे वो बाद में सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान स्थानांतरित कर दिए गए। तो हम समझ सकते हैं कि भाई लाट सभा उसको न्याय संबंधी शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त थी। अब देखो लाट सभा की उपयोगिता या महत्व क्या है, यानी लाट सभा की क्या उपयोगिता है। पहला है लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। लोकतंत्र के सबसे प्रमुख विषय आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर यानी कानून निर्माण संबंधी किसी संस्था या दल का एकाधिकार नहीं हो। तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर यानी व्यवस्थापिका पर या संसद पर किसी एक संस्था या दल का अधिकार नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय यानी उसके 2 सदन होने चाहिए। एक सदन के व्यवस्थापन के कार्य की देखरेख दूसरा सदन करता है। यदि लाट सभा नहीं होगी तो लोक सदन निरंकुश हो जाएगा। सत्तारूढ़ दल स्वतंत्र पूर्व लोगों की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा। ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था है और न ही लिखित संविधान द्वारा लोक सदन की शक्ति पर कोई मर्यादा है। तो देखो पहली बात यह है, इसकी उपयोगिता यह है कि यह जो लाट सभा है यह लोक सदन की निरंकुशता के ऊपर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। कहने का मतलब है कि यदि ब्रिटिश संसद में यदि एक ही सदन होता तो वो अपने मनमानी करता या उसका एकाधिकार बढ़ जाता, लेकिन वहाँ पर लाट सभा जैसा दूसरा सदन होने के कारण यह है लोक सदन की जो निरंकुशता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। क्योंकि लाट सभा है यह जो मंत्रिमंडल सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं और अपने नीतियों के माध्यम से वो मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो लोक सदन है उसकी निरंकुशता के ऊपर प्रतिबंध लगता है, यानी वो निरंकुश होने से उसको बचाता है। दूसरा है पुनर्विचारक सदन के रूप में। व्यवस्थापिका सदन के रूप में लाट सभा कुछ लाभदायक कामों को पूरा करती है। 1918 की ब्राइस समिति की रिपोर्ट के अनुसार लाट सभा का यह मुख्य कार्य हो गया कि कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों का परीक्षण करे और उसके गुण व दोषों पर विचार करे। इसका कारण यह है कि कॉमन सभा के पास है बहुत ज़्यादा काम रहता है और समय बहुत ही कम। तो दूसरा जो उसकी उपयोगिता है कि कोई भी जो विधेयक है, कानून है, उसके ऊपर पुनर्विचार हो जाता है, यानी दोबारा से उसके ऊपर मंथन हो जाता है। क्योंकि 2 सदन होने के कारण जब वो विधेयक कॉमन सभा से पारित होने के बाद में जब लाट सभा के पास जाता है तो कॉमन सभा के द्वारा उसको पारित करते समय यदि कुछ कमियां रह जाती है, यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो लाट सभा वो उसके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करती है और जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो उसके गुण दोष हैं उनके ऊपर वो विचार करती है। तो कॉमन सभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात यदि किसी विधेयक के अंतर्गत यदि कोई कमियां हैं, यदि कोई उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसके ऊपर दोबारा से लाट सभा के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के पश्चात उसकी जो कमियां हैं उसको ध्यान में या संज्ञान में उसको लाया जा सकता है। तो यह एक पुनर्विचारक सदन के रूप में काम करता है। लाट सभा है वो एक पुनर्विचारक सदन के रूप में काम करता है। फिर है उच्च स्तर का वाद विवाद। लाट सभा में बहुत उच्च स्तर का वाद विवाद होता है क्योंकि वहाँ अत्यंत योग्य व्यक्ति महारानी के पास प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। तो लाट सभा के अंतर्गत उच्च स्तर का वाद विवाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाट सभा के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो अनुभवी होते हैं, क्योंकि जो राजा है, सम्राट है, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लाट सभा के अंतर्गत सदस्यों को नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त लाट सभा की बैठकों में केवल वही सदस्य भाग लेते हैं जिनकी राजकाज में बहुत रुचि होती है और वे अपने वाद विवाद के विषय को खूब तैयार करके आते हैं और बहुत ही प्रमाणिक उत्तर देते हैं, यानी बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं। ऐसे ही सदस्यों को लाट सभा के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इस सभा में अनेक ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने मंत्रियों के रूप में, राज्यों के रूप में, प्रशासन के रूप में और व्यापारियों के रूप में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त किया है। तो इसकी जो तीसरी जो इसकी उपयोगिता है वो है उच्च स्तर का वाद विवाद।
यानी लाट सभा के अंदर के जो सदस्य होते हैं वो अनुभवी होते हैं, योग्य होते हैं, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को ही लाट सभा का सदस्य बनाया जाता है। यानी लाट सभा के अंतर्गत ऐसे सदस्य होते हैं जिनको अपने क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ज्ञान होता है, और उनको विशेष ज्ञान होने के कारण ये हर विधेयक के बारे में जानकार रखते हैं और उसके ऊपर अच्छी ढंग से वाद विवाद कर सकते हैं और उसकी कमियों को उजागर कर सकते हैं। अगला है लोक सदन में कार्यभार को कम करना। वर्तमान में राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सदन का कार्य भी बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्यों का बोझ उठाना संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करती हैं जिसमें न तो विधानमंडल में कोई विशेष फेरबदल होता है और नई सरकार अथवा विरोधी दल की नीतियों को चुनौती मिलती है। ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ राज्यसभा में पास किया जा सकता है तथा कॉमन सभा में भी पास किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो लोक सदन है, जो निम्न सदन है ब्रिटेन का, उसके जो कार्यभार है उसको कम करता है। क्योंकि लोक सदन के साथ साथ जो लाट सभा है वो भी जो विभिन्न प्रकार के विधेयक हैं, कानून हैं, उनके ऊपर चर्चा कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, नीतियों की आलोचना कर सकता है। तो ऐसा करने से जो किसी विधेयक है उसके ऊपर चर्चा आसानी से हो जाती है, जो लोक सदन है उसका कार्यभार भी कम हो जाता है। फिर है लाट सभा के सदस्य निर्भयता पूर्वक विचार प्रकट करते हैं। लाट सभा के सदस्य अपने विचार निर्भयता पूर्वक प्रकट कर सकते हैं क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता है और न इन पर किसी दल के नेता का अंकुश होता है। जबकि आम सभा के सदस्य अपने दलीय अनुशासन से बंधे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने नेता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वह अपने विचार निर्भयता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकते। तो लाट सभा के सदस्य हैं वो अपने जो विचार हैं वो निडर होकर के प्रकट कर सकते हैं, जबकि कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो निडर होकर के अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। अगला है विलंबकारी सदन के रूप में। लाट सभा विलंबकारी सदन के रूप में पर्याप्त उपयोगिता है। द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सकें। बाकी निम्न सदन जल्दबाजी में अथवा बिना जन्म जाने कोई भी विधेयक पास कर देता है। तो देखो लाट सभा है उसको विलंबकारी सदन के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि लाट सभा है वो लोक सदन के द्वारा जो पारित विधेयक है उनमें देरी कर सकता है। तो देरी कर सकता है इसका मतलब है यदि कॉमन सभा द्वारा पारित यदि कोई विधेयक है, यदि उसमें कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कोई दोष है तो वो उजागर हो जाता है। अगला है शांत वातावरण में विचार। लाट सभा की एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा शांत रहता है और इसमें प्रभावित विधेयकों गुण दोषों पर अधिक अच्छी तरह से विचार विमर्श हो सकता है। कॉमन सभा में गर्म वाद विवाद होता है। कहने मतलब कि कॉमन सभा के अंतर्गत कोई जो विधेयक है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं होती है और जल्दबाजी में वो विधेयक पास कर देता है, जबकि लाट सभा के अंतर्गत विधेयक के ऊपर आराम से शांत वातावरण में चर्चा होती है। अब है देखो हमने देखी लाट सभा की उपयोगिता या उसका महत्व। अब है देखो लाट सभा की आलोचनाएं, यानी लाट सभा के अंतर्गत कमियां कौन कौन सी, उसमें क्या कमी है। पहली है लाट सभा अप्रजातांत्रिक है। लाट सभा अप्रजातांत्रिक का प्रतीक है क्योंकि उसकी उपयोगिता का आधार वंशानुगत है जो लोकतंत्र प्रणाली के पूर्णतया विरुद्ध है। लाट सभा के सदस्यता का आधार लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता नहीं होकर के उत्तराधिकार व नामांकन है। इसके अतिरिक्त वह इस कारण भी अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो लाट सभा है वो अलोकतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है। क्योंकि इसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है। अगला है धनपतियों का गढ़। एक प्रमुख विचारक रेमजे मेयर ने इसे धनपतियों का गढ़ कहा है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों व कंपनियों के संचालकों व व्यवसायियों की भरमार है। ये सब स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। पूंजीपतियों के स्वार्थ का प्रभाव ही इस सदन में सर्वाधिक दिखाई देता है। तो कुछ विचारक लाट सभा की यह करके आलोचना करते हैं कि यह धनपतियों का गढ़ है, यानी जो पूंजीपति हैं उनका जमावड़ा इसमें रहता है। अगला है अनुदारवादियों का प्रभुत्व। सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदान की सरकार, अनुदार यहाँ पर अनुदार दल है,
अनुदार दल की सरकार बनने पर इसमें कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानून के पास होने पर रुकावटें डालता है। तो इसमें एक तरह से अनुदारवादियों का प्रभुत्व है राज्यसभा में। अगली इसकी आलोचना है प्रगतिशील कानूनों में बाधा। प्रमुख विचारक राउज के अनुसार इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि राज्यसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकार के कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया है जो कि उदार तथा प्रगतिशील थे। अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी है जिनका उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया, और उसके एक सदस्य के अनुसार वह एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते के रूप में कार्य करता है। तो ये एक तरह से जो राज्यसभा या प्रगतिशील कानून में बाधा डालने का काम है करता है। अगला है सदस्यों की उदासीनता। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में रुचि नहीं लेते हैं। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में मुंह तक नहीं खोलते हैं। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभाभवन में घुसने नहीं दिया क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति राज्यसभा का कोई सदस्य है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के जो कुछ सदस्य हैं वो बिल्कुल भी सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में खुल करके नहीं बोलते हैं। तो यह भी एक कमी है इसमें। फिर है शक्तिहीन सदन। सन 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात राज्यसभा शक्तिहीन हो गई। अब उसके पास धन विधेयक को रोकने की केवल 1 माह तक और साधारण विधेयक को रोकने की शक्ति केवल 1 वर्ष तक रह गई है। अतः ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थी राज्यसभा की प्रमुख आलोचना, या हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां थी। तो विद्यार्थियों, ये था आज की क्लास में हमारा राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।